इट हैज़ बिकम एन एडिक्शन एंड लॉट ऑफ पीपल विल लूज मनी, जैसे कि सेबी स्टैटिस्टिक्स भी बताती है। एक आम आदमी को अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाना चाहें, क्या है वो, काम करती है नहीं करती है? So we buy what is going up, we sell what is coming. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. Trend is totally your friend. There are 10 ways of, or you can say 10,000 ways of making money in the market. This is one of the way. क्या है ये वीकेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, कैसे बना वीकेंड इन्वेस्टिंग, एंड आज की डेट में क्या चल रहा है वीकेंड इन्वेस्टिंग में? और उस साल फॉर्चुनेटली उसके रिटर्न बहुत अच्छा है, कुछ 50-52% रिटर्न आ गया उस पोर्टफोलियो में 1 ईयर में। तो बड़ी मतलब एक फॉलोइंग सी क्रिएट होनी शुरू हुई। कहाँ 100 फॉलोअर थे, एकदम से 1000 फॉलोअर हो गए, फिर 10,000 भी हो गए। दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग कि भाई ट्विटर पे आप सिर्फ एक ट्वीट कर रहे हो रोज एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो देन सम मीडिया चैनल्स पिक्ड अप दैट ट्रेंड। वो मनी कंट्रोल ने कोई आर्टिकल लिख दिया, उसमें उन्होंने कुछ हेडलाइन डाल दी, IITian हु मेक्स मिलियंस यूजिंग 15 मिनट्स अ वीक, ऐसे करके कुछ उन्होंने हेडलाइन डाल दी। तो आप कैसे इसको एलोकेट करते हैं कि हाउ मच इन गोल्ड, हाउ मच इन स्टॉक्स एंड हाउ मच इन रियल एस्टेट, अगर 3 मेजर एसेट क्लास की बात करूं तो? एलोकेशन के बारे में आपको एक मैं थंब रूल बता देता हूँ कि आपकी जो एज डिवाइडेड बाई 2, 6% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। बट इफ यू कंपेयर इट विद द एक्सपेंस रेशियो, सपोज आपने ऑन एवरेज 0.75% एक्सपेंस रेशियो आपका पर ईयर, और 15 साल देना है आपको, तो आपने भी तो 10-15% दे ही दिए ना ओवर ए 15 ईयर पीरियड, राइट? अब ये एंगल मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, तो ये नहीं सोचते लोग ये वाला एंगल। इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, इट इज वेरी स्ट्रेसफुल आल्सो, राइट, एंड इट इज वेरी रिस्की आल्सो। जो आपने काउंटर पार्टी रिस्क बोला, मुझे लगता है रियल एस्टेट में तो बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट इज एज गुड एज एनी अदर एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे, मैं अभी गोल्ड में लमसम पैसा लगाऊं या ना लगाऊं? आलोक सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गुड़गांव से फरीदाबाद आने के लिए। फरीदाबाद जो भी आता है उसको मुझे लगता है कि थैंक यू बोलना चाहिए। आज आप उसका कारण बताएंगे सबको कि फरीदाबाद आने के लिए क्यों थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाउ इज़ योर हेल्थ? हेल्थ तो मेरा फिटनेस ट्रैकर बता रहा है कि -5.5 ईयर्स मोर लेस देन माई बायोलॉजिकल एज, सो आई थिंक आई एम डूइंग ऑल राइट। आई थिंक इससे एटलीस्ट मुझे तो बहुत शर्म आई है ये सुन के कि मेरी एज जो है वो ज़्यादा दिखाता है, फिटनेस ट्रैकर आपकी कम दिखा रहा है। ग्रेट। सब मेरी आपसे जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं ना कि जो मैं जब आपके बारे में सुनता हूँ या बात करता हूँ, मुझे 2-3 चीज़ें याद आती है, तो मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगा। फर्स्ट इज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो एक आम आदमी को अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाना चाहें, क्या है वो, काम करती है नहीं करती है, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग डेफिनेटली काम करती है। वर्ल्ड में लोगों ने बहुत एकेडमिक स्टडीज़ करी हैं इसके ऊपर। तो जो फैक्टर इन्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, मोमेंटम इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, एंड इट इज़ फाउंड के ये फैक्टर सबसे मतलब बढ़िया रिजल्ट देता है आपको ओके ओवर ए लॉन्गर पीरियड। मॉर्गन स्टैनली की स्टडीज़ हैं, 200 साल के डेटा पे स्टडीज़ हैं, तो इट वर्क्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ हाउ मोमेंटम वर्क्स बेसिकली इज़ एसेंशियली इट्स ए मास ड्रिवन मूवमेंट। तो जैसे आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं कि भाई बॉल इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, ऐसे ही स्टॉक्स इन मोशन कंटिन्यू टू बी इन मोशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अंटिल सम एक्सटर्नल प्रेशर इज पुट ऑन देम। तो इसके कई हाइपोथेसिस हैं कि क्यों होता है फिनोमिना, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। ओके, तो ये फिनोमिना मोस्टली एक कंटिन्यूएशन ऑफ जिसे कहते हैं कि ट्रेंड जो है, कि जैसे सपोज कोई न्यूज़ कहीं से कुछ आई, कुछ लोगों को पता लगी, उन्होंने उस पर एक्ट करना शुरू किया, वो बॉल रोलिंग शुरू हुई, फिर और लोगों को पता लगी, वो और रोल हुई, फिर पब्लिक को पता लग गई, फिर और रोल हुई, और एक पॉइंट पे जाके उसका इम्पैक्ट जब ख़त्म हुआ तो आप उसमें से बाहर आ गए। तो एक तरह से यू आर डूइंग ए ट्रेंड फॉलोइंग, जिसे कह सकते हैं ट्रेंड फॉलोइंग मैकेनिज्म है, वेयर यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। आप कह रहे हो कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं खरीदना या मुझे बेचना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मतलब 5th ग्रेडर को अगर मैं समझाऊँ ये बात, तो वी बाय व्हाट इज गोइंग अप, वी सेल व्हाट इज कमिंग डाउन। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज टोटली योर फ्रेंड। सर, जब मैं ये बात सुन रहा हूँ, राइट, तो मेरे अंदर जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेके या वो जो फंडामेंटल एनालिसिस को लेके, तो वो विरोधाभास आ रहा है। यार मैं तो सोच रहा था कि मुझे बिजनेस एनालाइज करना है, मैं तो सोच रहा था मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखनी है या नहीं, मुझे मैनेजमेंट को समझना है, और यहाँ पे आलोक सर बैठे हैं और बोल रहे हैं यार तू मूवमेंट देख कि किस डायरेक्शन में, उसको पकड़ ले। तो इसको आप कैसे समझा पाएंगे? मतलब एक इन्वेस्टर के माइंड में आप ये बात कैसे बोलेंगे कि यार हम तो सिर्फ मूवमेंट पे काम कर रहे हैं? देखिए, हर चीज़ के ना 2 पहलू ज़रूर होते हैं। लाइक ए कॉइन हैज़ 2 साइड्स। सो आई विल नॉट से कि वैल्यू इन्वेस्टिंग या दूसरी इन्वेस्टिंग में कोई खराबी है सच। वो एक अलग सोच है,
ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। राइट। दोनों का पर्पस वही है, टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स एंड क्रिएट अल्फा फ्रॉम द मार्केट। राइट। तो कुछ लोगों ने इन दोनों को मिलाने की भी कोशिश करी है। ओके। कि वैल्यू का फिल्टर लगा के फिर मोमेंटम में हम उसको एग्जीक्यूट करें उसको, वो भी सक्सेसफुल है। तो लाइक दे से देयर आर मैनी वेज टू स्किन द कैट, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। ओके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने आप को देख के ये रियलाइज़ करना है कि आप किस तरीके की बिहेवियर आपका है, या आपकी लाइकिंग किस तरीके की है, रिस्क टॉलरेंस आपकी कैसी है, क्या सूट करता है आपको। राइट। सो देर आर 10 ways of, or you can say 10,000 ways of making money in the market. Right. This is one of the way. राइट। जैसे फरीदाबाद आने के बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं। तो राइट। जो रास्ता आपको पसंद है वो आप ले लीजिए, जिसमें आपको कंफर्ट लगे, जिसमें आपको अच्छी नींद आए। स्लीप स्कोर बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। राइट। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोगों के लिए खास बात बोलना चाहता हूं। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा हुआ है, और मैं फर्म बिलीवर हूं कि म्यूचुअल फंड बेस्ट टूल है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाके, क्रिप्टोज में ना जाके, शांति से जो है म्यूचुअल फंड को अपनाएं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और वेल्थ क्रिएट करें। आप में से कई लोग बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 26% ऑफ दे रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले से बहुत रिड्यूस प्राइस है। कोड यूज कीजिएगा HNY26, आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ये कोड यूज कीजिए और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सब पे आपको 26% ऑफ मिल रहा है। म्यूचुअल फंड के कोर्स का प्राइस सिर्फ 2000 है, उसमें अगर आप ये कोड लगाएंगे तो 26% और प्राइस डाउन हो जाएगा, और आप लोग लाइफ टाइम के लिए हमारी कम्युनिटी के, हमारे कोर्सेज का पार्ट जो है वो बन जाएंगे। तो प्लीज जाके जरूर चेकआउट कीजिए हमारी वेबसाइट, उसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे कॉमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप लोग हमसे कॉमेंट्स में उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सर, जैसे भी आपने बताया कि बिहेवियर, रिस्क टॉलरेंस, तो किस तरह का बिहेवियर, रिस्क टॉलरेंस और कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एक व्यक्ति के अंदर कि वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को झेल पाए या कर पाए या उसमें सक्सेसफुल बन पाए? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है वो भी दसियों तरीके से करी जा सकती है। राइट। कोई अर्निंग्स को चेज़ कर रहा है, कोई मार्जिन्स चेज़ कर रहा है, कोई सम ऑफ द पार्ट्स को चेज़ कर रहा है, कोई डिस्काउंटेड अर्निंग्स बेसिस पे कर रहा है, कोई प्राइस अर्निंग्स रेशियो निकाल रहा है। तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड दैट वन फैक्टर जिसकी बेसिस पे वो अपना प्ले कर सकें। राइट। इसमें मोमेंटम में भी हज़ारों तरीके से आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें शॉर्टर टर्म भी हो सकती है, लॉन्गर टर्म भी हो सकती है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकती है। तो देयर इज़ नो वन सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन रियली से कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ये ट्रेड चाहिए। बट मैं अगर अपने एग्जाम्पल में देखूँ तो मुझे डीप लॉसेस पसंद नहीं है। ओके। सो आई एम वेरी अनकंफर्टेबल इफ माई पोर्टफोलियो इज इन डीप लॉसेस। अच्छा, मतलब जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ कि मेरे को स्मॉल लॉसेस लेना बेहतर लगता है रादर देन माई पोर्टफोलियो गो डीप इनटू लॉसेस। तो आई वुड रादर गेट आउट विद स्मॉल लॉसेस एंड गो टू द नेक्स्ट ट्रेड रादर देन सिट एंड वेट कि भाई वो मेरा जो ट्रेड मेरा ख़राब हो गया है, वो 80% डाउन हो गया है, वो कब आएगा। मुझे वो कह सकते हैं तो पेशेंस नहीं है, या एक अनसर्टेनिटी जो है वो मुझे पसंद नहीं है। वंस यू स्टार्ट टू डील विद ए स्ट्रक्चर वेयर यू नो दैट ईच ट्रेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप साल में 100 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओवरऑल वो 100 में क्या हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो यू आर लुकिंग एट द कोहॉर्ट, नॉट एट द इंडिविजुअल ट्रेड। तो इंडिविजुअल ट्रेड किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आया, किसी पर्टिकुलर लेवल पे आया, किसी पर्टिकुलर लेवल पे एग्जिट हुआ, इट इज़ ऑल मीनिंगलेस एक्चुअली। यू डोंट इवन वांट कि भाई वो ट्रेड की कोई सिग्निफिकेंस हो। इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, एंड यू नो दैट मैथमेटिकली एट द एंड ऑफ दैट सीरीज यू विल मेक मनी। तो 100 ट्रेड करे, उसमें से 50 गलत जाएंगे, 50 सही जाएंगे। जो 50 सही जाएंगे यू विल मेक मच मोर मनी पर ट्रेड देन वॉट यू विल लूज इन दी लूजिंग ट्रेड्स। ये तो हर जगह भी कॉमन है, चाहे वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, वो बहुत सारे बेट्स लेगा और कुछ अच्छी जाएंगी, कुछ बुरी जाएंगी। एक मुझे और बात जाननी है, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली 1 साल की बात करता हूँ, तो मोमेंटम फंड्स ने, जिन्हें मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, मोमेंटम इंडेक्स को जो मिमिक करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके साथ मैं क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ, हर इन्वेस्टिंग स्टाइल ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केट में काम करता है। मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग साइडवेज और बेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। ग्रोथ मुझे लगता है कि बुल मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है।
मोमेंटम कौन से मार्केट साइकिल में सबसे अच्छा काम करता सर्टेनली बुल मार्केट में मोमेंटम विल कवर अप फॉर मोस्ट ऑफ द साइडवेज मार्केट दैट इट गोज थ्रू. लेकिन बेयर मार्केट में एक्चुअली लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी कोई काम नहीं करती, वेदर वो वैल्यू हो चाहे ग्रोथ हो चाहे कुछ भी हो. तो द बिगेस्ट थिंग इज़ कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब बुल मार्केट आएगी तो आई विल कवर अप फॉर ऑल दिस पीरियड दैट हैज़ गॉन वेस्ट. राइट. वो एंड यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड. वो करेज होना चाहिए. वो करेज होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक साल का कोई भी पीरियड उठा के देखोगे दैट इज़ नॉट द राइट टाइम फ्रेम फॉर टू एस्टिमेट और एनालाइज एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी. राइट. तो वी कैन से कि अगर आप मोमेंटम कर रहे हैं और आप 1-1.5 साल मार्केट साइडवेज रही है या फिर बियर मार्केट थोड़ा लंबा चल गया, तो अगेन कन्विक्शन यहाँ पे भी पूरी चाहिए कि जब आपके पास बुल रन आएगा तो वो सब कुछ को रिकवर, सब सारा आपका लॉस जो है रिकवर कर दे. एग्जैक्टली. ओके. आप सिर्फ मोमेंटम की तरफ ज़्यादा जाते हैं या आप बाकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज़ को भी फॉलो करते हैं? मेरे दो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं. एक तो ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग. ओके. आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. ओके. एंड आई डू एसेट एलोकेशन. ओके. तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरे को लगता है कि बड़े आइडियल कॉम्बिनेशन है कि जब इक्विटी ने परफॉर्म करना है तब वो कंपोनेंट जो एसेट एलोकेशन का मेरा इक्विटी में है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, और जब नहीं परफॉर्म कर रहा है इक्विटी कंपोनेंट तो बाकी चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं. तो दैट बैलेंस इज़ अवेलेबल टू मी. It is possible that if you are a concentrated investor only in equities, there will be periods where maybe value or growth will do really well. There may be periods where momentum will do really well. But then as a individual, उस concentration को क्या आप झेल सकते हैं? क्योंकि concentration के दोनों ही तरफ I mean repercussions हैं. Right. तो so you have to see where you are comfortable. And at the end of the day कोई रेस नहीं है, किसी के साथ कोई रिटर्न्स की कोई रेस नहीं है, किसी के साथ you are not comparing yourself. You have to compete with yourself. What are you comfortable at? Where you can get a good night sleep. 8 घंटे की आपको नींद आ रही नहीं आ रही, और आप अपनी स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल होके. स्लीप स्कोर सही होना चाहिए. स्लीप स्कोर तो मतलब उससे बड़ा कोई बेंचमार्क ही नहीं. वो नॉन नेगोशिएबल है. ग्रेट. एक और जो मेरी आपके साथ याद जुड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको भी बताया भी था, तो मैंने पहली बार जब आपके बारे में सुना तो मैंने वीकेंड इन्वेस्टिंग टर्म एक सुना था. क्या है ये वीकेंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट? कैसे बना वीकेंड इन्वेस्टिंग? एंड आज की डेट में क्या चल रहा है वीकेंड इन्वेस्टिंग में? सबसे पहले कैसे बना वीकेंड इन्वेस्टिंग? तो आई मीन इसके लिए मेरे को एक स्टेप और पहले जाना पड़ेगा. तो मेरी एक ब्रोकिंग कंपनी थी. हमने एक NSE मेंबरशिप शुरू करी थी 1995 में. ओके. मैं यूएस से आया था 4-5 साल बाद, तो मैंने वो शुरू किया काम. तो 20 साल हमने वो काम किया, और तब तक ये ज़ेरोधास ऑफ द वर्ल्ड आ चुके थे, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, एंड दे डिस्ट्रॉयड द कन्वेंशनल ब्रोकिंग मॉडल्स. तो हमने कहा कुछ और करेंगे, तो ब्रोकिंग को ख़त्म किया. एंड देयर वाज अ lull of about year and a half in my life when I was not doing anything. In the sense ब्रोकिंग तो कर नहीं रहा था और ये एडवाइजरी मॉडल भी नहीं था उस समय. तो मैंने कहा थोड़े बहुत मेरे जो फंड्स हैं अपने, इसी के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजीज डिफाइन करता हूँ अपने लिए, और उनको वंस अ वीक मैं रिव्यू करूँगा, और बाकी पूरा वीक मेरे लिए ऑफ होगा. आई कैन ट्रैवल, डू वट एवर आई लाइक. तो मैंने अपनी फर्म का नाम वीकेंड इन्वेस्टिंग रखा कि वंस अ वीक आई विल लुक एट माई पोर्टफोलियो एंड द रेस्ट ऑफ द वीक आई विल बी फ्री. अब वो हुआ क्या कि मैंने बाई चांस वो पोर्टफोलियो शेयर कर दिया ट्विटर पे 2015 में. ओके. और एक साल मैं फ्री शेयर करता रहा उस पर. मैंने कहा whoever wants to follow this portfolio, I'm doing it for myself. If you want to follow, you can do it also. और उस साल फॉर्चुनेटली उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आए, कुछ 50-52% रिटर्न आ गया उस पोर्टफोलियो में 1 ईयर में. ओके. तो बड़ी मतलब एक फॉलोइंग सी क्रिएट होनी शुरू हुई. कहाँ 100 फॉलोअर थे, एकदम से 1000 फॉलोअर हो गए, फिर 10,000 भी हो गए. तो दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग कि भाई ट्विटर पे आप सिर्फ एक ट्वीट कर रहे हो रोज एंड पीपल आर लाइकिंग इट. तो देन सम मीडिया चैनल्स पिक्ड अप दैट ट्रेंड. ओके. वो मनी कंट्रोल ने कोई आर्टिकल लिख दिया, उसमें उन्होंने कुछ हेडलाइन डाल दी, IITian हु मेक्स मिलियंस यूजिंग 15 मिनट्स अ वीक, ऐसे करके कुछ उन्होंने हेडलाइन डाल दी. तो वो और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई कि हमें भी करना है. ओके. तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई मेरे पास तो अब लाइसेंस नहीं है, ब्रोकिंग लाइसेंस मैं छोड़ चुका हूँ. तो फिर मैंने सेबी का एग्ज़ाम दिया, लाइसेंस लिया. ओके. एंड देन आई रोल्ड आउट दीज प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने लिए बनाए थे एज वीकेंड इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स. ओके. और वही मतलब एक ट्रू एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी की अपनी इच को आप हाँ मतलब देयर वाज नो प्लान टू डू दिस फॉर
पब्लिक एट लार्ज, बट कुछ ऐसा हो गया मतलब आप समझे। राइट, ग्रेट। तो अब वीकेंड इन्वेस्टिंग क्या क्या करता है, मैं ये जानना चाहूँगा। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग रिमेन्स ए रिसर्च कंपनी। ओके। तो हम रिसर्च करते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड स्मॉल केस। उस पे हम पहले एक्सटर्नल एडवाइज़र हम बने थे 2018 में। ओके। तो हमारा वहाँ पर मेन स्टे हमारा वहाँ पर है, उसके थ्रू हमारी रिसर्च डिसेमिनेट होती है टू रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ हमने HNI प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं अभी रिसेंटली, 2 साल पहले। तो दे आर गियर्ड टुवर्ड्स मोर डीपर इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें कि ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है और लेसर चर्न एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर हमारा एक सेगमेंट जो कि आउटसाइड दी सेबी रेगुलेटेड स्पेस है, वो वीकेंड इन्वेस्टिंग का US पोर्टफोलियो है। ओके। तो उसको हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है US मार्केट्स में ऑन ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड वेस्टेड। ओके। और एक हमारी एसोसिएट कंपनी है विच डील्स विद प्रेशियस मेटल्स। ओके। तो हमारा कुछ गोल्ड की तरफ एक रुझान बहुत सालों से रहा है। तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे गोल्ड वाले, तो डेफिनेटली हम गोल्ड की तरफ रुझान है। तो एक हमारी कंपनी है, फैमिली कंपनी है, विच इज़ अ पार्टनर विद MMTC। ओके। सो वी डू फिजिकल बुलियन थ्रू दैट। ओके। तो ये सारे हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी तक हैं। एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हम शुरू करने वाले हैं कुछ महीनों में, वो माय डॉटर अनंदिता, शी इज़ हेडिंग दैट। ओके। तो वो भी एक पार्ट ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर एक है, जो अगर पीपल एक तरह से हर ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, मतलब सिर्फ इफ पीपल वांट देयर मनी टू बी मैनेज दे कैन गो टू हर, इफ पीपल वांट टू फॉलो द रिसर्च दे कैन कम टू मी, इफ पीपल वांट टू बाय alternate assets they can go to the other company. And then bullion is also there, gold. Right. ट्रेडिंग करते हैं सर, कभी ट्रेडिंग में विश्वास रखा है? ट्रेडिंग मैंने बहुत करी है। और 1996 से लेके 2007-8 तक तो बहुत ही करी है। ओके। मैं वो फेज़ जानना चाहूँगा, कैसा रहा वो ट्रेडिंग वाला फेज़, एंड कमाया गवाया, जो भी ऑनेस्ट आंसर आप देना चाहे, कमाया क्या सजेस्ट करेंगे अब? कमाया भी और उसमें से कुछ पार्ट गवाया भी होगा, बट आई थिंक एक 2002-3 में एक जो आजकल BTST जिसे बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, वो किसी के साथ मिल के बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि यही काम करेंगे अब। ओके। तो ब्रोकिंग का तो चल ही रहा था काम, और ऑन ए पर्सनल लेवल एक अपने अकाउंट में भी कुछ ट्रेडिंग करते थे इसी से। तो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी कि उस समय मीडिया वॉज नॉट सो फास्ट। मीडिया भी और मेरे ख्याल से बाकी सोर्सेज भी इतने नहीं थे। तो सबसे पहले उन दिनों में बताता हूँ आपको कि न्यूज़ सबसे पहले जो BSE या NSE के अनाउंसमेंट पेज पे आती थी, उसको टाइम लगता था टीवी पे आने में। ओके। तो हम क्या करते थे कि एक स्क्रीन BSE के अनाउंसमेंट के लगा के बैठे होते थे। ओके, रिफ्रेश करो। और रिफ्रेश पहले मैनुअली करते थे, फिर हमने कोई बॉट लगा दिया उसके अंदर कि वो अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा, अगर कुछ नया आया तो वो हाईलाइट होके आ जाता था। तो दैट यूज टू गिव ए आई थिंक ए 20 सेकेंड और 10 सेकेंड बफर, कि जब वहाँ न्यूज़ आ जाएगी उसके 15-20 सेकेंड बाद बिजनेस चैनल्स पे वो आएगी। ओके। तो सडनली इफ देर इज सम ग्रेट अनाउंसमेंट, रिजल्ट्स, कोई डीमर्जर न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो यू हैड दोस 10 सेकेंड्स टू रिएक्ट टू। ओके। तो आपने वहाँ न्यूज़ पढ़ी, रिएक्ट किया अपने टर्मिनल पे। फर्स्ट आपका स्पाइक जो आया वो उस न्यूज़ पे, जैसे हम जैसे और लोग भी कर रहे हैं, उनकी वजह से आया। सेकंड स्पाइक आया जब टीवी पे अनाउंस हुआ, वो टीवी पे भी 2-3 चैनलों पे अलग अलग 5-5 सेकंड इधर उधर अनाउंस हुआ, वो स्पाइक आया। एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे हुएवर हैड बॉट ड्यूरिंग दैट डे वुड स्क्वायर ऑफ, क्योंकि डिलीवरी लेने के बाद लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो नेक्स्ट मॉर्निंग अखबार पढ़ के फिर एक नया स्पाइक आता है। ओके। तो यू हैड कपल ऑफ स्पाइक्स टू प्ले ऑन। राइट। तो वो हमने बहुत किया, मतलब ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आप 0.5%, 1% टाइप की रिटर्न निकाल सकते थे उसमें। यू नो दैट कुड कंपाउंड अ लॉट, बट उसमें मतलब लॉसेस भी होते थे कई बार कि भाई सेल ऑन न्यूज़ हो जाता था कि भाई अब न्यूज़ आई और पहले से ही स्टॉक में ऑलरेडी बिल्टअप है पोजीशन, हिसाब से मूव नहीं। हाँ, जैसे हम भी कभी कभी देखते, मैं भी हैरान होता हूँ कि किसी कंपनी का क्वार्टर बहुत अच्छा गया, स्टॉक गिर गया। एग्जैक्टली, वो चीज़ें भी होती है। एग्जैक्टली। तो आज आप सजेस्ट करेंगे किसी यंगस्टर को कि भाई ट्रेडिंग करो मत? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग तो मतलब जब तक आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने में, करनी चाहिए। ओके। मेरा बाई 2007-8 मतलब मेरे को लगने लगा था कि भाई दिस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी, तो मैंने उससे धीरे धीरे अपने आप को निकाला उसमें से, क्योंकि वो ना बड़ा इंटेंस एक एक्टिविटी है जहाँ पे बाई 3 o'clock यू आर लाइक जूस्ड आउट कम्प्लीटली।
मतलब अगर आपके पास समय है और वो स्ट्रेस आप ले सकते हो तो करिए आप ट्रेड। मतलब फुल टाइम काम है, मतलब ये नहीं कि आप जॉब कर रहे हो और साइड में ट्रेडिंग कर ली, ये नहीं। पूछना चाह रहा था मैं, आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। तो मैंने भी कुछ यहाँ पे कुछ लैंड खरीदी थी, तो उसके वो डॉक्यूमेंटेशन कराने हम बिल्डर के ऑफिस गए, और बिल्डर के ऑफिस में एक बंदा जो हमारा काम कर रहा है, एक हाथ में फ़ोन है उसके राइट। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा यार आप काम कर लो, कहता नहीं भैया वो ट्रेड ले रखा मैंने। मैंने कहा यार ये बीमारी हो गई सर, एक हाथ से काम एडिक्शन हो रहा है, एक हाथ से ट्रेड हो रहा है। और आपके टाइम पे तो मेरे ख्याल से मोबाइल वाला ट्रेड था ही, मोबाइल नहीं था उस समय। एंड मतलब अभी रिसेंटली मैंने देखा 1-2 ट्रिप्स में, मैं बेंगलोर गया था रिसेंटली, तो हमारे टैक्सी वाले भी बैंक निफ्टी में कर रहे थे कुछ, तो ड्राइवर साहब, तो मतलब इट हैज़ बिकम एन एडिक्शन एंड लॉट ऑफ पीपल विल लूज मनी, जैसे कि सेबी स्टैटिस्टिक्स भी बताती है कि मोस्टली पीपल लूज मनी। तो अनलेस 91%, हाँ, तो अगर आप मतलब आप ट्राई करो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड इन दैट, आपकी जो स्किल है वो आगे बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आप पैसे गवाते चले जा रहे हो, अनलेस यू आर एबल टू इम्प्रूव। आई मीन मतलब टेक इट इज अ फुल टाइम एक्टिविटी, इट इज अ फुल टाइम एक्टिविटी, शॉक के लिए ना करें। हाँ, स्पेकुलेशन नहीं, शौक का तो कोई मतलब ही नहीं है, शौक का कोई मतलब नहीं, इट्स अ बिजनेस दैट यू आर डूइंग। राइट। सर गोल्ड पे बात करते हैं। मैं तो शायद मैंने ट्विटर पे भी आपको टैग किया था, वॉट एवर अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज़ बिकॉज ऑफ यू, राइट। मैं ये बहुत अपफ्रंट बोलता भी रहता हूँ, कभी पॉडकास्ट पे भी जाता हूँ तो मैं ज़रूर आपका नाम लेता हूँ कहीं पे एज अ गेस्ट जाता हूँ, तो क्योंकि मैं तो सब बिल्कुल विश्वास नहीं करता था इस येलो मेटल के ऊपर, ज़ीरो ट्रस्ट था सर मेरा इसके ऊपर, मुझे समझ नहीं आता था। घर में भी किसी को ऐसा ज्वेलरी का भी शौक नहीं है, राइट, मुझे भी नहीं है, मेरी वाइफ को भी नहीं है, तो हमने कभी उसमें सोचा भी नहीं कि इन्वेस्ट करना है। जब आपसे 2-3 बार बातचीत हुई, समहाउ लगा कि यार अभी भी समझ नहीं आया ऐसा। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो पूरा पोर्टफोलियो उसके शायद 2-3% के आसपास ही है, राइट। रिटर्न्स आपको भी पता है, मुझे पता है पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है गोल्ड के अंदर। मैं आपसे सब पहले तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे हम किसी बिजनेस को एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल ABC स्टॉक आपने पकड़ा, आपको पता है यार इसका अंडरलाइंग बिजनेस है, 1400 ब्रांचेज हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, एंड दे आर जनरेटिंग सम वैल्यू। मैं आज भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं गोल्ड खरीद तो रहा हूँ, राइट, थोड़ा मुझे उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स पता चल गए हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक? अगर वो मेटल मैं यहाँ पे आज लाके रख दूँ, व्हाट वैल्यू इट इज़ गोइंग टू क्रिएट? अंडरलाइंग बिजनेस कुछ है नहीं। जैसे क्रिप्टोज में मुझे ये लगता है, शायद मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुछ अंदर तो है नहीं, बस एक फिगर चलता जा रहा है। गोल्ड पे हमारे पास हिस्टोरिकल रिटर्न्स सिर्फ एक वो डेटा अवेलेबल है। अदर देन दैट सर मुझे प्लीज़ ये समझाइए कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। देखिए, इसको अगर आप लॉजिकली एनालाइज करना शुरू करोगे तो आप उसी कंक्लूजन पे निकलोगे कि इट्स अ पेट रॉक, इट इज़ यूजलेस। जैसे वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि इट्स अ पेट रॉक, इट डज नॉट हैव एनी अर्निंग्स, इट डजंट डू एनीथिंग। बट 5000 साल से ह्यूमैनिटी का विश्वास है उसमें। सी दैट कैन नॉट गो अवे इन 5 years, 10 years, 20 years। तो एक न्यूट्रलिटी है उस एसेट की जो पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स, सारे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ, अगर कुछ चीज़ न्यूट्रल है इस अर्थ पे, विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंट्री, बाय एनी करेंसी, वो गोल्ड है। तो वो जो एक उसकी यूनिकनेस है ना, दैट एवरीबडी रिकग्नाइजेज कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट, दिस इज़ ए एंटिटी बाय इटसेल्फ एंड एवरीबडी इज़ वैल्यूइंग इट। ये हो सकता है 50 साल में टाइम आए कोई ऐसा वेयर पीपल मे स्टार्ट टू बिलीव कि गोल्ड में कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है, आई मीन यू कांट डिनाई दैट। बट द वे द लास्ट 50 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा बेसिकली। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1971 में 15 अगस्त को प्रेसिडेंट निक्सन ने टीवी पर आकर कहा यूएस में कि आज से यूएस डॉलर की बैकिंग गोल्ड की नहीं रहेगी। उसका रीज़न था कि यूएस के पास बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, बिकॉज यूएस वॉज सप्लाइंग ऑल द मिलिट्री इक्विपमेंट, एवरीथिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फाइट। तो एंड एवरीबडी वॉज पेइंग बाय वे ऑफ गोल्ड टू यूएस। तो यूएस के कॉफर्स गोल्ड के बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर 60s में यूएस ने बहुत सारा एक तरह से खर्चा किया टुवर्ड्स वियतनाम वॉर, टुवर्ड्स लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, और वो गोल्ड डिप्लीशन होती चली गई उनकी। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने इतने डॉलर्स प्रिंट कर दिए कि उनको लगा कि वो जो डॉलर की बैकिंग थी कि भाई $20 का 1 ounce ऑफ गोल्ड कन्वर्टेबल है, मतलब फ्रांस इज होल्डिंग सम डॉलर्स, इट कैन ऑलवेज कम टू द यूएस एंड से कि ये मेरे $20 लो और मेरे को 1 ounce गोल्ड दे दो। जब उनको ऐसा लगा कि भाई अगर सब ने अपने डॉलर दे दिए और गोल्ड मांग लिया तो हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं बचा इतना, क्योंकि 15-20 हज़ार टन से हम 8,000 टन पे आ गए हैं।
तो उन्होंने एक ये टेम्परेरी डिस्कनेक्ट किया, उसका नाम भी टेम्परेरी रखा उन्होंने कि फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी आर डिस्कनेक्टिंग दी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डॉलर टू गोल्ड। ओके। तो और फिर उस समय उनके एलाइज थे, जैसे जो कंट्रीज़ थी वो कन्विंस हो गई इस बात से कि ठीक है कोई बात नहीं, हम डॉलर को ही अपना रिजर्व मान लेते हैं और गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी हमें नहीं चाहिए, और हम अपनी अपनी करेंसीज जैसे येन है या डॉइश मार्क था उस समय, इनको हम अप्रिशिएट करने देंगे वर्सेस यूएस डॉलर, ताकि यूएस की इकोनॉमी चले। यूएस वांटेड कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो वर्सेस अदर करेंसीज, ताकि हमारी इंडस्ट्री चले, एक्सपोर्ट हो हमारा। तो वो एग्री किया उन कंट्रीज़ ने, और एक नया फेज़ शुरू हुआ। तो दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 1971, दैट नो फियाट करेंसी, जो ये करेंसी जितनी भी हैं किसी की कुछ बैकिंग नहीं है, मिलिट्री माइट की बैकिंग है कि भाई अगर किसी ने यूएस की तरफ देखा तो हमारे पास इतने बेसिस हैं, ये है वो है, वो सब कहानी है। अभी क्या हुआ है 50 साल में कि ट्रस्ट अमंगस्ट कंट्रीज खत्म होता चला जा रहा है। वो हम देख भी रहे हैं, वो देख जैसे रशिया, चाइना और यूएस के बीच में बिल्कुल रशिया वाला कैटलिस्ट ने बिल्कुल ही इट हैज सेट दी कैट अमंगस्ट पिजन्स कि 2022 में जब उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया रशिया के रिजर्व्स, तो हर कंट्री को लगा कि अब तो हमारे रिजर्व किसी भी दिन यूएस कॉन्फिस्केट कर लेगा। तो अपना अपना गोल्ड पहले तो वापस ले आओ। जैसे इंडिया ने भी 400-500 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ था, अभी 300 टन वापस ले लिया है, जो कि 20 साल से रखा था वहाँ पे। whoever owns holds the gold owns the gold, वो जो क्या है ना, फिजिकल पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन अपनी होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस अमंगस्ट कंट्रीज इज ड्रॉपिंग। यूएस का कुछ 37-38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट हो गया है, वो उनका मनी सप्लाई बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई पॉइंट पे जाके तो ये एक एक्सपेरिमेंट फेल होना है। यू कांट हैव, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड बेसिकली। यू कांट, हर चीज़ जो प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड में वो कहते हैं अच्छा थोड़े से पैसे छाप देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, राइट। तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, और बेसिकली अगर वो $1 पंप करते हैं सिस्टम में तो आधा डॉलर की जीडीपी निकाल पा रहे हैं, तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ स्टिमुलस जो है ना वो कम होता जा रहा है। पहले अगर वो $1 डालते थे तो $2 की जीडीपी निकलती थी, अभी वो आधा डॉलर पे रह गई और वो कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड होना पड़ेगा, और जो ट्रांजिशन होगा उसमें ये बिलीफ है कि गोल्ड विल प्रोवाइड दैट ट्रांजिशन फ्रॉम दिस सिस्टम टू दैट सिस्टम। whether that will be a basket of international currencies, whether it will be backed by gold, whether it will be backed by gold and currencies, ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, ब्रिक्स का ग्रुप अलग बनता जा रहा है, रशिया चाइना अलग अपना कुछ सेटलमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 5-10 साल में कुछ ना कुछ बड़ी ये इवेंट हो सकती है। और यूएस को लेकर तो भी बहुत अनसर्टनिटीज चल रही है, मतलब रोज़ ही ऐसा लगता है कि इवन यूएस में बैठे हुए लोग भी बोल रहे हैं कि अब यूएस दिक्कत में आ चुका है। आई डोंट नो दिक्कत में कितना है या नहीं है, लेकिन यूएस बहुत मैसिव स्केल पे है। मतलब जैसे परसों मार्केट जो गिरी उसमें $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ उस दिन स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक्स में, मतलब 20% इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन मार्केट कैप। तो वो स्केल बहुत अलग है। मतलब हम इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी ग्रोथ इकोनॉमी है, सबको हमारे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ग्रोइंग एट 7%, दे आर 25 ट्रिलियन ग्रोइंग एट 3%। तो पर ईयर उनकी जो ग्रोथ है वो हमसे बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उनको डिसमिस नहीं कर सकते हम, बट येस ए लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन दैट इकोसिस्टम। सो गोल्ड में वो जो अंडरलाइंग वैल्यू वाली बात हम कर रहे थे, वहाँ पे हम यही समझ सकते हैं कि अभी तक इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो है वो एक स्टैंडर्ड रहा है कहीं ना कहीं ट्रेड का, कॉमर्स का, बिजनेस का। एंड जैसा आपने बताया कि मैं शायद अभी आज ही शायद मैं रीड कर रहा था, शायद 1000 टन पर ईयर गवर्नमेंट बाय कर रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है गोल्ड को बाय कर रही है। देखिए करीबन 3000 टन की टोटल प्रोडक्शन है साल की। ओके। उसमें से ट्रेडिशनली 300-350 टन सेंट्रल बैंक खरीदते थे। ओके। बाकी 800-900 टन। या 3000 टन इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, ग्लोबल बात। इंडिया की तो प्रोडक्शन है ही नहीं, वर्चुअली कुछ नहीं है। ओके। तो 99% ऑफ आवर कंजम्पशन इज इम्पोर्टेड। ओके। तो 3000 टन के आसपास की प्रोडक्शन है, 900 या 1000 टन चाइना खरीद लेता है हर साल, 700-800 टन इंडिया खरीद लेती है हर साल, 300 टन सेंट्रल बैंक खरीद लेते हैं, और बाकी जो अदर्स में आ गया। अभी 3 साल से क्या हुआ है, वो जो 300 टन की जो सेंट्रल बैंक की बाइंग थी वो 1000 टन हो गई है। ओके। तो सडनली वन बायर इन द मार्केट हैज़ ट्रिपल्ड इट्स कंजम्पशन। तो उससे सारी उथल पुथल हो गई है कि भाई इतनी सप्लाई अब कहाँ से आएगी, और जब सप्लाई नहीं होती तो प्राइस राइज होगी ऑब्वियसली,
You know, when there is demand and there is less supply, price has to go up to satisfy that demand. तो ये अभी चल रहा है, कितने दिन और चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम सिंस 1970s जो सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड होल्डिंग है, इट हैज़ क्रॉस द लेवल ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्डिंग. मतलब कोई 25% अब सेंट्रल बैंक्स की जो फॉरेक्स रिजर्व्स की होल्डिंग है वो गोल्ड है अब. ओके. आउटसाइड द यूएस, जो कि अभी तक अंडर 10% थी. ओके. तो वो सडनली अब बढ़ के 25 के आसपास पहुंच गई है. और जो यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग थी वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, वो कम होती जा रही है. चाइना ने कम करी है, जापान ने कम करी है, इंडिया ने ऑफ कोर्स बढ़ाई है फॉर वट एवर रीज़न, बट रिश्ता बना के रखना है. हाँ, मे बी. तो कॉन्फिडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑन यूएस ट्रेजरी इज गोइंग डाउन, कॉन्फिडेंस ऑन सेंट्रल बैंक्स ऑन गोल्ड इज गोइंग अप. और वो ट्रेडिशनली 40-50% की रेंज में होता था 1970s में. तो अगर हमें 25% से 40-50% की रेंज में जाना है तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी है आगे. और बची है. राइट. अब हमने गोल्ड में रिटर्न्स देखे. राइट. बहुत भागा गोल्ड, और जिसने इन्वेस्ट कर रखा था उसने रिटर्न्स देखे. बट अब फोमो आ गया लोगों के अंदर. फोमो किक इन कर रहा है, यार हम भी कर लेते, अब करना चाहिए, अभी भी बहुत गैस बची होगी इसके अंदर. तो अभी एक मतलब पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, इन्वेस्ट किया जाए अभी या अब रुक जाए, क्योंकि हमें जो ट्रेडिशनल विजडम है वो बोलता है कि बी कॉन्ट्रेरियन, एक एसेट क्लास है बहुत भाग जाती है तो उसके बाद वो नीचे ज़रूर गिरती है, साइकिल है, ये सारी चीज़ें हैं. देखो, जो ये सारी किताबों में लिखी होती है ना स्टेटमेंट्स, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, ये सब काम नहीं करती हैं. जब ब्लड होता है स्ट्रीट पे तो आपका भी होता है उसमें ब्लड. यू नो, आप साइड में नहीं खड़े होते, आप यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन. आज मार्केट गिर जाए तो हम सबके ब्लड. एग्जैक्टली. तो ये कहने में सब अच्छी लगती हैं लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है. तो एलोकेशन पे आप ध्यान दीजिए. आई थिंक एलोकेशन इज समथिंग विच ट्रेडिशनली पीपल हैव नॉट फोकस्ड ऑन. क्योंकि 40-50 साल से ना ये जो इक्विटी वाले एक्सपर्ट्स हैं, इक्विटी वाले जो उसके टॉर्च बेयरर्स हैं, उन्होंने ऐसी घुट्टी पिलाई है वर्ल्ड को कि भाई इक्विटी के अलावा कुछ मत करो. राइट. यू नो, इक्विटी में बेस्ट रिटर्न्स हैं, नथिंग कैन बीट इक्विटी, गोल्ड इज़ ए पेट रॉक, रियल एस्टेट इज़ ए ट्रबलसम एसेट क्लास. बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. आई थिंक एवरी एसेट क्लास इज़ इक्वली गुड. एवरी एसेट क्लास कैन मेक यू इक्वली गुड रिटर्न्स. वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी न्यूआंसेस हैं. थोड़ी किसी के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, किसी में ईज़ नहीं है. बट अगर आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट के पास जाओगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इक्विटी से बहुत ज़्यादा कमाते हैं. राइट. गोल्ड में आप जाओगे, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं. तो डोंट डिसमिस एनी एसेट क्लास बेसिकली, एंड एसेट एलोकेशन पे ध्यान दो. क्योंकि अभी जैसे हार्वर्ड मार्क्स का एक इंटरव्यू में देख रहा था परसों, मैं उस पर क्वेश्चन भी पूछने वाला था. अच्छा. कि वो बॉन्ड्स वगैरह ज़्यादा खरीद रहे हो, मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस पर आएंगे. हाँ. बट मैं अभी जानना चाहता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे, मैं अभी गोल्ड में लमसम पैसा लगाऊँ या ना लगाऊँ. एसेट एलोकेशन पे भी हम लोग आएंगे. डेफिनेटली एक पूरा क्वेश्चन है मेरे पास एसेट एलोकेशन को लेके. मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव ए लॉन्ग टर्म व्यू, देयर इज़ नो हार्म राइट नाउ. इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, देन परहैप्स यू शुड वेट फॉर सम टाइम. ओके. एंड अगर हम एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो मैं अपनी वो गोल्स के हिसाब से जो भी अमाउंट मैंने एलोकेट कर रखा है वो मैं इन्वेस्ट करता रहूँ. ऐसे घबराने की बात नहीं. घबराने की कोई बात. और अभी कोई सेल करने की जरूरत नहीं है कि एकदम पीक करके मैं सेल कर देता हूँ और मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता हूँ. देखो, मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि ये मतलब हम टाइमिंग कर सकते हैं मार्केट की कि कब सेल करना है, कब बाई करना है. मैं कहता हूँ एलोकेशन आप करते रहो. जब आपको पैसों की ज़रूरत हो, आप डिस्प्रोपोर्शनेटली निकाल लो सब एसेट क्लास से. राइट. मतलब वाई वी हैव टू टाइम कि अब मुझे लग रहा है कि मार्केट पीक आउट हो गई है, क्योंकि ना उसके बड़े रिपरकशंस हैं उसके. सपोज कोविड में जब मार्केट क्रैश हुई, किसी ने सपोज अपना पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो साफ कर दिया, और करा बहुत लोगों ने कि भाई अब तो वर्ल्ड 5 साल में तक रिकवर नहीं करेगा, एंड मार्केट 1.5 साल में भाग गई. दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ नाउ. मतलब ना वो वाली रैली कर पाए, पूरी कैप्चर कर पाए, फिर उन्होंने ऊपर जाके पकड़ा तो फिर 1.5 साल मार्केट रुक गई, फिर वो निकले. तो यू आर स्कार्ड फॉर लाइफ. यू फील लाइक कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं करना ये. तो वो फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए आपको कि भाई मेरे को आता नहीं करना. तो उसके लिए डोंट टेक सच डिसीजंस. अलाउ द मार्केट टू गिव यू पॉइंटर्स टू डू दैट. तो जैसे अब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कोई स्टॉक को एग्जिट करते हैं, तो दैट डिसीजन इज ऑफ द सिस्टम. आई डोंट टेक इट पर्सनली कि भाई मैंने वो डिसीजन लिया, वो गलत हुआ कि सही हुआ. अभी देख रहे हैं उसकी बेयरिंग नहीं है मेरे दिमाग के ऊपर कुछ. मतलब प्रोसेस, आई एम फोकस्ड ऑन द प्रोसेस कि प्रोसेस ने कहा निकल जाओ, निकल जाओ.
प्रोसेस ने कहा एंटर कर जाओ। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, ये स्टॉक बेच रहा हूँ, 4-5 कंसेक्यूटिवली गलत हो गए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा कि मैं तो सारे गलत डिसीजन लेता जा रहा हूँ। राइट। व्हेन यू हैव अ प्रोसेस देन यू फॉलो द प्रोसेस। राइट सर, इसी बात पे एक सवाल मुझे गोल्ड से रिलेटेड ये पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ परसेंटेज जो गोल्ड की तरफ जानी चाहिए एक इंसान के पोर्टफोलियो में? मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप कैसे इसको एलोकेट करते हैं कि हाउ मच इन गोल्ड, हाउ मच इन स्टॉक्स एंड हाउ मच इन रियल एस्टेट, अगर 3 मेजर एसेट क्लास की बात करूँ तो? देखिए, मेरा ट्रेडिशनली आंसर जो है वो लोगों को पसंद या समझ नहीं आता है, बट आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि यू शुड हैव हेल्दी एलोकेशन टू ऑल 3। ओके। और बेस्ट सिंपल वे है उसको 1/3 कर लो। ओके, तीनों में आपने 1/3 बांट दिया। राइट। ट्रेडिशनली फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑल्सो हैव सेड दैट यू पुट 2 to 5% इन गोल्ड। ओके। बट अब जाके इवन जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो कह रहे हैं कम से कम 20% तो लाओ। ओके। तो आप ये देखिए 60-40 पोर्टफोलियो बड़ा कॉमन है वर्ल्ड में। राइट। जो प्राइवेट आपके एसेट्स हैं वो 60-40 पे रफली चलते हैं। ओके। जो प्राइवेट 16 इक्विटी, 16 equity, 14 डेट। राइट। अब US ट्रेजरीज हैव गिवन 0 रिटर्न्स इन द लास्ट 10 years, 0। और सोचो आप 40% ऑफ प्राइवेट एसेट्स जहाँ 0 रिटर्न पे बैठे हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो गलती हो गई है, वी शुड हैव मोर एसेट एलोकेशन। तो अब वो कह रहे हैं 20% तक आप गोल्ड में लेके आइए। नाउ जस्ट लुक एट द मैथ ऑन दिस। देयर आर $350 trillion ऑफ प्राइवेट एसेट्स। उसका अगर 20% गोल्ड में आ गया, राइट, दैट 70 ट्रिलियन। राइट। गोल्ड की अभी पूरी मार्केट कैप 20 ट्रिलियन है। तो मैसिव अप ट्रेंड, मैसिव अप ट्रेंड पॉसिबल है, मैसिव। मतलब वी कांट इमेजिन। हमें लग रहा है कि ये 2000 से 4000 हो गया तो बहुत कुछ हो गया। इट कुड गो टू आई डोंट नो 5000, 10,000, 20,000। इट इज़ मैटर ऑफ हाउ दैट कन्वर्जन विल हैपन। क्योंकि अभी आज की डेट में ऑन एवरेज 1-1.5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। वो 1.5 से 3 होगी, 3 से 6 होगी, 6 से 9 होगी। तो आपको एक कंटिन्यूस डिमांड एक मिलती चली जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसा हो बीच में जहाँ पर ये साइकिल ब्रेक भी हो सकती है। मे बी क्रिप्टो करेंसी का दौर आ जाए कि भाई सब क्रिप्टो में लग जाएं। पॉसिबल है, जो कि लग रहा था पीछे कुछ टाइम तक, लेकिन नाउ आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो खत्म हो गई वाली बात, वेव चली गई उसकी। एलोकेशन के बारे में मैं आपको एक मैं थंब रूल बता देता हूँ। हाँ जी। कि आपकी जो एज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ द नंबर विच शुड बी द परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ इन गोल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम 40 years। हाँ, तो 20% आपकी एलोकेशन। अच्छा, तो बहुत पीछे अभी तो क्वेश्चन याद आ गया मुझे जो मैं पूछने वाला था आपसे। एलोकेशन का रूल अच्छा बताया, एज डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी परसेंटेज निकल गई, इतना आपको मिनिमम जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब गोल्ड में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं ना सर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है सबके लिए। एक रेगुलर इन्वेस्टर, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मुझसे पूछते हैं कि कैसे करें। वी हैव फिजिकल गोल्ड, वी हैव ETF, वी हैव गोल्ड म्यूचुअल फंड, एंड देन वी हैव डिजिटल गोल्ड, जिसको लेके भी सभी ने नोटिफिकेशंस वगैरह भी निकाले, सर्कुलर्स वगैरह भी निकाले। व्हाट इज़ योर फर्स्ट गो टू चॉइस व्हेन इट कम्स टू बाइंग गोल्ड? देखिए, ये 4 जो कैटेगरीज हैं ये सब ठीक हैं वैसे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्रिस्टीन लेवल है ना, मतलब द बेस्ट ऑफ बेस्ट, दैट इज़ फिजिकल गोल्ड। क्योंकि गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है, गोल्ड की जो कोर प्रॉपर्टी है वो ये है कि देयर इज़ नो काउंटर पार्टी रिस्क। ओके, अगर मेरे पास एक 1 kg की बार मेरे हैंड में है, उस पर किसी और का क्लेम नहीं हो सकता। राइट। आपका कोई भी एसेट है आज की डेट में, उस पर देयर इज़ अ काउंटर पार्टी रिस्क। हम इस ऑफिस में बैठे हैं, ये कहीं म्यूनिसिपैलिटी में रजिस्टर्ड है, वी हैव अ काउंटर पार्टी रिस्क देयर। अगर वहाँ पर रिकॉर्ड चेंज हो गया तो आपकी ओनरशिप गई। यस। आपने स्टॉक्स डीमैट में रखे हुए हैं, आपके डीमैट में चेंज हो गया अकाउंट, आपकी ओनरशिप गई। ईओयू दे रखी है और कुछ भी है, हर चीज़ IOU है। इवन द करेंसी दैट यू होल्ड, इट्स ए IOU फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि भाई आई ओ यू दिस मनी। यस। इट इज़ नॉट एनीथिंग विच इज़ हैज़ ए काउंटर पार्टी सेफ्टी। तो गोल्ड इज़ दैट ओनली एंटिटी जो आप काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है जिसमें। इसीलिए सारी सेंट्रल बैंक्स चाह रही हैं कि हम अपना गोल्ड अपने पोजेशन में लेके आएँ ताकि काउंटर पार्टी रिस्क निकल जाए। वो रशिया ने वही तो देखा अभी कि काउंटर पार्टी रिस्क था और वो हो गया जब तो उनका गोल्ड सीज कर लिया, सीज हो गया। तो दिस इज़ द ओनली एसेट विच डोंट हैव काउंटर पार्टी रिस्क। और जो गोल्ड के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फिजिकल गोल्ड हैज़ नो काउंटर पार्टी रिस्क। तो ETF में कोई इशू नहीं है, ETFs आर वेरी वेरी एफिशिएंट।
ETFs को मैं सेकंड कैटेगरी में मानता हूँ ओके कि एक तो ETF में जो वर्सेस फिजिकल गोल्ड जो कमी है वो काउंटर पार्टी रिस्क की है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन द AMC. नाउ द AMC सेज कि जो जितने आप यूनिट्स खरीद रहे हो उसकी बैकिंग में हमने फिजिकल गोल्ड ले रखा है, कस्टोडियन के पास है, आप चाहो तो आके सर्टिफिकेट देख लो. बट देन इट इज़ अगेन ए बिलीफ ऑन व्हाट द प्रोमिसेस. ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम हो गया वो, जिसमें एक बीच में लेयर आ गई. राइट फिजिकल गोल्ड है, मैं ये नहीं कहता कि ETF के पास नहीं है, लेकिन एक ट्रस्ट आप एक एंटिटी पे कर रहे हो कि वहाँ पर है. अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. बेसिकली लेट्स से एक्सट्रीम एग्जांपल, ETF कोई भी ETF हो, वो आके अनाउंसमेंट करता है कि वी आर सॉरी वी डिड नॉट हैव द गोल्ड. क्यों डरा लेट्स है से सर? नहीं मतलब राइट हाइपोथेटिकल राइट 0.0001% चांस, वो चांस तो नहीं जा सकता ना राइट नहीं जा सकते. कि रोग ETF saying that this has happened. राइट तो क्या कर लोगे आप? दैट मनी इज गॉन, राइट? बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कम एंड रिप्लेनिश दैट मनी फॉर यू, राइट राइट? सिमिलरली फॉर डिजिटल गोल्ड ऑल्सो, और लेट्स से म्यूचुअल फंड ऑल्सो. नाउ आई थिंक म्यूचुअल फंड तो अल्टीमेटली ETF में कर रहे हैं. हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड्स भी हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी हैं और गोल्ड के ETFs भी हैं. ओके तो एफिशिएंट तो ऑफकोर्स ETFs ज़्यादा हैं, उनकी शायद एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड से शायद कम है थोड़ी सी. बट एक अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो वो ये है कि नॉर्मली गोल्ड लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं. नॉर्मली 2-4 साल के लिए नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म 10-15-20 साल के लिए लोग लेंगे. और लोगों को लगता है कि फिजिकल गोल्ड में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. यस वो GST आ गया और 3% आपको GST देना पड़ेगा, 2-3% आपको जो मेकिंग जो अगर आप लेट से कोई बार लेते हैं MMTC या कुछ भी लेते हैं, वो 2-3% वो लग जाएगा, तो 6% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द एक्सपेंस रेशियो, सपोज आपने ऑन एवरेज 0.75% एक्सपेंस रेशियो है आपका पर ईयर, और 15 साल देना है आपको, तो आपने भी तो 10-15% दे ही दिए ना ओवर ए 15 ईयर पीरियड, राइट? अब ये एंगल मैंने कभी नहीं सोचा. हाँ, तो ये नहीं सोचते लोग ये वाला एंगल कि भाई वहाँ तो 6% दे के आपने फिर भी एटलीस्ट यू कट आउट योर एडिशनल एक्सपेंसेस, राइट? बट हेयर यू आर कंटिन्यूसली पेइंग एवरी ईयर. इसमें सर एक थॉट और भी है. मैंने जहाँ तक मैं पढ़ पाया, अभी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में करते हो तो वो फंड ऑफ फंड होता है, वो आपको एक्सपेंस रेशियो डबल लगता है. हाँ. आपको कम दिखा रहे होते हैं आगे. और जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जाते हैं तो आपको लगता है कि ओहो मुझे ETF वाला भी देना है और ये भी देना है, मतलब डबल एक्सपेंस. देखो, अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लोगे ना तो आप शायद ये नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी होती है, मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा सब में होती होगी, उसमें लिखा होता है कि वी विल बैक योर यूनिट विद गोल्ड और गोल्ड इक्विवेलेंट्स. एंड व्हाट इज गोल्ड इक्विवेलेंट? गोल्ड इक्विवेलेंट कुड बी अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. राइट. तो हो सकता है वो AMC गोल्ड ले ही ना, उसकी जगह फ्यूचर्स की पोजीशन खड़ी कर ले. राइट. मैं इसको एक और एंगल से बताता हूँ भाई. मल्टी एसेट फंड में मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मल्टी एसेट में होता है कि भाई 10% आपको एक एसेट क्लास में मिनिमम रखना है, राइट? तो गोल्ड में कमोडिटीज़ को देख रहा था, तो उन्होंने गोल्ड का लिया 3% का ETF रखा हुआ है अपना ही, और सिल्वर का भी 2% का ETF. मैं देख रहा था बाकी ये 10% मैच नहीं हो रहा है. तो वही फ्यूचर्स वाली बात निकली कि उन्होंने फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं. तो उन्होंने कोई ऐसा ETF नहीं बाय कर रहा है, कुछ नहीं बाय कर रहा है, गोल्ड के फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं. एंड मेरी लिमिटेड नॉलेज में वो उसको उसमें काउंट कर रहे हैं कि हमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है. गोल्ड इक्विवेलेंट है ना वो, राइट? वो दे आर अलाउड दैट गोल्ड इक्विवेलेंट पार्ट. और उसमें सबसे बड़ा जो इशू होगा कभी अगर हुआ तो वो ये होगा कि सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आ गई वेयर द एक्सचेंज इज नॉट एबल टू फिजिकली सेटल द डिमांड. जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, राइट, तो जो बायर्स होते हैं उसमें से 5% बायर बोलते हैं हमें डिलीवरी चाहिए, राइट, और 5% सेलर्स भी वो आ जाते हैं कि भाई हमें डिलीवरी दे रहे हैं, मैच हो जाता है. सपोज ऐसा टाइम आया कि सेलर ही नहीं है और बायर ही बायर हैं फिजिकल डिलीवरी के, तो वो कैश सेटल कर देंगे उसको, जो भी लास्ट रेट होगा उस पर सबको सेटल कर देंगे, और मार्केट में फिजिकल का रेट उससे बहुत ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिलीवरी नहीं है अवेलेबल. तो अगर आपकी फ्यूचर्स पोजीशन चल रही है तो आप कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाओगे. आपके कैरी फॉरवर्ड में इतनी कॉस्ट आएगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाने की, which basically means that you lost the entire premium that was available. Right. और वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को बेयर करनी पड़ेगी. इन्वेस्टर को बेयर करनी है. तो फिजिकल के अब जो 1971 में भी और 1930s में गोल्ड कॉन्फिस्केशन हुई यूएस में, उसमें उन्होंने ओवरनाइट रेट बढ़ा दिया गोल्ड का फ्रॉम $20 टू अबाउट $32. उन्होंने पहले सबसे कहा कि आप सब अपना अपना गोल्ड गवर्नमेंट को दे दीजिए एट $20. तो सबने अपना जो भी था दिया. नेक्स्ट डे उन्होंने
$33 $32 कर दिया उसका रेट। तो इस तरीके से जब भी चेंज होगा इस तरीके का, द गवर्नमेंट विल अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे गोल्ड प्राइस इज दिस मच। राइट। कल को यूएस गवर्नमेंट आके बोल सकती है, क्योंकि यूएस के पास 8,000 टन गोल्ड है, उनकी बैलेंस शीट में वो $32 का ही चल रहा है, अभी $32 या $40 का चल रहा है, तो $900 बिलियन करीबन का चल रहा है। तो उसको आप 900 बिलियन की उसकी मार्क टू मार्केट वैल्यू है। राइट। तो आज अगर वो बैलेंस शीट में उसको रीप्राइस करते हैं एट टुडेज रेट, तो उनके पास बहुत लेवरेज फिर एकदम से एसेट साइड पे आ जाती है। राइट। और अगर उसको वो कहते हैं कि हम $10,000 $20,000 पे इसको वैल्यू करते हैं आज से, तो उनकी बैलेंस शीट कितनी इंप्रूव हो जाती है। तो ऑल दीज गेम्स विल हैपन, बट दे विल हैपन ऑन ए वीकेंड when their markets are off, and all these financial instruments will not be able to take advantage of that. मेरे को लगता था कि गोल्ड इज़ अ वेरी इजी एसेट क्लास टू अंडरस्टैंड, बट ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसमें तो पूरा इंटरनेशनल हर चीज़ इन्वॉल्व है इसके अंदर, हर कंट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर। ओके, तो आपने बताया कि आप 1/3 एलोकेशन रखते हैं, एंड जनरली लोग 2-3-4% के आसपास रखते हैं। मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, जो वही मैंने आपको बताया 3-4% मुश्किल से होगा, ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली, राइट। तो अब 10% तक इंडिया में भी जाना चाहिए एक पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन, 10% 15%। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने की बात ही नहीं है। एंड वो फर्स्ट प्रेफरेंस इज थ्रू फिजिकल गोल्ड, एंड सेकंड प्रेफरेंस इज थ्रू ETF। इन दोनों मोड से जो SGB वाज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, वो गवर्नमेंट ने गलती से निकाल दिया शायद, राइट, 100%, है ना। और वो जिन्होंने लिया उन्होंने बहुत फ़ायदा लिया उसका, Exactly. टैक्स फ्री इनकम लोगों को मिली, बट अनफॉर्चुनेटली देयर नो मोर सीरीज। बट अभी भी अगर कभी सेकेंडरी मार्केट में कोई एट डिस्काउंट मिल जाए तो ज़रूर लेना चाहिए। इट्स स्टिल ए गुड प्रोडक्ट, बिकॉज 2032 तक के इंस्ट्रूमेंट शायद अवेलेबल हैं। मैंने सर एक सीरीज़ में इन्वेस्ट किया था, एंड मैं अमाउंट्स भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 10 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया था, और आज शायद वो 24-25 शायद 27 लाख के आसपास का हो चुका है। और कुछ मैंने सेकेंडरी मार्केट से बाय किया था। उस दिन कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, वो डिस्काउंट पे मिल रहा था। उस समय इतनी हाइप नहीं हुई थी तब तक। 1.5-2 साल पहले बहुत डिस्काउंट चल रहा था। एग्जैक्टली। हम तो काफ़ी ट्विटर पे मैंने अनाउंस किया कि भाई इट्स लाइक फ्री मनी, राइट, फ्री मनी अवेलेबल, बट कॉन्फिडेंस के अकाउंट से मैंने लिया था, और वो भी उसमें शायद ज़्यादा रिटर्न है, उसमें अचानक से ज़्यादा रिटर्न है। जो आप बता रहे हैं कि बहुत लो फेज में चल रहा था, वो तभी का बाय किया हुआ है, और उसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हुए हैं। मैं तो लेके भूल गया था, आई वॉज सरप्राइज कि यार ये कितना बढ़िया रिटर्न जो है अचानक से दे दिया। और देखा जाए तो इस समय स्टॉक्स नहीं चले, अगर पिछले साल में देखें तो इक्विटीज बिल्कुल नहीं चली है। नाउ कमिंग टू रियल एस्टेट, तो पहले मैं अपना थॉट बताता हूँ, मैं आपसे रियल एस्टेट से कहाँ से कनेक्ट करता हूँ। एक तो ये बात आपने मुझे पहले भी बता रखी है कि 33 मतलब 1/3। दूसरा आपका एक ट्वीट था सर के लाइफ में एक बार तो इंसान को ज़मीन से लेके ऊपर तक अपना घर बनाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। वो एक अपना अलग एक एक्सपीरियंस है। तो मैंने वहाँ से काफ़ी कनेक्ट किया, और आपको याद हो मैंने आपको फ़ोन किया था कुछ मैं जब लैंड बाय करने वाला था, एंड अब वो बन भी रही है, राइट। तो मैं आपको जाकर दिखाऊंगा अभी वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा चल रहा है। ऑल्दो मेरे फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, मैं तो बहुत कम इन्वॉल्व होता हूँ, बट फिर भी देखता हूँ तो आपकी एक बार याद आई जाती है कि अब ज़मीन से बनती हुई चीज़ आ रही है, और देख रहा हूँ उसको। सर मेरा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का मैं बताता हूँ आपको। मैं तो मैंने रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक तो मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत हैवी हो गया था, तो वही मुझे लग रहा था कि एसेट एलोकेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड है इक्विटी की तरफ, और कल को कुछ भी हुआ तो मेरे पास कुछ होगा नहीं। और तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर लैंड। हमने यहीं पे आसपास अपने लैंड देखी। सर मेरे हिसाब से वो मेरी लाइफ के सबसे पेनफुल मंथ्स थे जो वो ट्रांजैक्शन हो रही थी। और बैंक से लोन ले लो, कागज चेक हो जाते हैं, ये सब सर बातें काम नहीं करती है, मैंने देख लिया प्रैक्टिकली। अच्छा। जब कुछ होना है तो वो होना है। और रियल एस्टेट में सर मैं तो आज तक कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया जो उतनी स्मूथ गई हो इन कंपैरिजन टू द म्यूचुअल फंड्स भी बाय और द स्टॉक्स भी बाय, राइट। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ, कभी सेलर प्रॉपर्टी डीलर की कुछ बात हो गई है, कभी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कभी वहाँ पे बिल्डर ने बोल दिया अब तो नया कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है। तो मैं एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल ऑल्सो, राइट, एंड इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो। जो आपने काउंटर पार्टी रिस्क बोला, मुझे लगता है रियल एस्टेट में तो बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसे मैं रैंडम नंबर्स पढ़ रहा था, पता नहीं आपने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं सर, इंडिया में 3/4 ऑफ द मर्डर इन अ डे इज़ बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट, राइट। बट फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना चाहिए और इट गिव्स यू गुड रिटर्न। आपके क्या टेक है, और आप इस एक रिटेल आदमी की सोच को आप कैसे थोड़ा बदल सकते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे किया जाए? देखिए मेरी तो अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं रियल एस्टेट में। मैंने लैंड में भी ट्रांजैक्शन करा है, अपार्टमेंट्स में ट्रांजैक्ट किया है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस में भी ट्रांजैक्ट किया है। आई हैव हैड गुड एक्सपीरियंस। मेन थिंग मेरे को ऐसा लगता है कि ना रियल एस्टेट में क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, भाई लाइफ में आपके
कितने ही ट्रांजेक्शन आप करोगे, 2-5 कर लोगे, 10 कर लोगे, बहुत किसी को शौक होगा 15-20 कर लेगा। स्टॉक्स में बहुत ट्रांजेक्शंस होते हैं, स्टॉक्स में डेली जितने है ना। तो वो अगर एक भी खराब होता है रियल एस्टेट में, तो हमें लगता है कि वो सेक्टर खराब है या उसमें नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स में भी हमारे कितने स्टॉक्स खराब होते हैं, लेकिन हम स्टॉक्स को उस कलर में नहीं रंग देते। तो क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर लेस, तो हैंस उसका इम्पैक्ट हमारे पे ज़्यादा होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, राइट। बट इन अदरवाइज आई थिंक रियल एस्टेट इज एज गुड एज एनी अदर एसेट क्लास इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, एंड जो क्लीनलीनेस ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम देना चाहते हो। प्रीमियम कैसे सर? मतलब इन द सेंस देयर इज वन ऑप्शन दैट यू गो टू अ डेवलपर एंड बाय समथिंग, that is the cleanest way, right, where the counterparty is a established developer, with proper RERA documents, this that, तो वहाँ रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। देखिए, राइट, कोई आपने बड़ी ब्रांड के साथ आप कोई चीज़ ले रहे हो, वहाँ रिस्क बहुत कम हो जाता है। दूसरा होता है कि भाई हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखी जहाँ पर जिसके पेपर वर्क में भी थोड़ा सा 19-21 है, या कुछ पेमेंट्स में भी कुछ मिक्सिंग है इस तरीके, या ब्रोकर भी कुछ इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ खींचातानी हो जाए इस तरीके की कि वेयर द ट्रांजैक्शन मे नॉट बी एज स्मूथ। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वन शुड स्पेंड 1-2% मोर एंड गो विद द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज क्लीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल टाइटल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, और बेस्ट हो कि अगर सामने काउंटर पार्टी में अगर आपकी बड़ी एंटिटी हो, so that there is no withdrawal by the seller, or by the buyer if you are selling, तो वो एक मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अच्छी इंटरमीडियरी को आप चुनें जो ट्रांजैक्शन करवा रहा है आपका, उससे ना नेगोशिएट करें कि भाई 1% की जगह आधा ले ले, पौना ले ले, उसको 1 की जगह 1.5 दो आप, लेकिन ट्रांजैक्शन शुड बी मजबूत एंड प्रॉपर। राइट। एक काफ़ी पोलराइजिंग क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, रेंट वर्सेस बाय। और मुझे पता है आपका थॉट प्रोसेस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑडियंस के सामने भी उस थॉट प्रोसेस को रखें, और मैं दोनों खेमों में रहा हूँ, राइट, रेंट वाले में भी, बाय वाले में भी, मेरे भी कुछ थॉट्स बने, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ रेंट वर्सेस बाय। और बहुत इवन आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मिलेंगे तो वो भी ना रेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। ऑब्वियसली वो पूरा क्लाइंट के हिसाब से डिसाइड करवाते हैं कि रेंट करना है, बाय करना है, बट क्या थॉट प्रोसेस आप रखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, मेरी थॉट प्रोसेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, and I've been privileged to have lived in my own house due to my father's property or whatever. तो हम रेंट पे रहे नहीं कभी, तो I don't know that mindset also, right? But मुझे ऐसा लगता है कि जो joy of owning a home है ना, वो ये ROI से बहुत ऊपर वाली चीज़ है कुछ, 100%. So from that perspective everything is not returns math. लाइफ में आपको एक छत मिल रही है, एंड वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू यू, इफ यू आर द, लेट्स से यू आर द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, समथिंग हैपन्स टू यू, एटलीस्ट योर फैमिली इज सिक्योर नाउ, दे आर लिविंग इन ए हाउस विच यू हैव बॉट, एंड उसके ऊपर नॉर्मली आजकल होम लोन वाले इंश्योरेंस भी जबरदस्ती दिलवा देते हैं, तो यू आर कवर्ड, एटलीस्ट दे हैव अ हाउस टू लिव फॉर देयर लाइफ टाइम। इट्स अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस है, ये भी इंश्योरेंस है, राइट। मतलब आपने उनकी लाइफ लॉन्ग एक इंश्योरेंस ले ली ना, तो दैट हेडेक इज आउट ऑफ योर माइंड कि भाई पता नहीं अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा। बट इसमें सर आप क्या कंसिडरेशन रखें? जैसे जनरली मैंने जो देखा है वो क्या कि लोग करियर की बिल्कुल शुरुआत में बहुत बड़ी कमिटमेंट कर लेते हैं। हाँ, वो गलत है। देखिए वो जितनी कमिटमेंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा, भाई ऑब्वियसली अगर सपोज लेट्स से your capability is to buy a flat worth 50 lakhs, let's say, बट पसंद आपको 2 करोड़ वाला आएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना कि अगर आपने उतनी लंबी छलांग मार ली, जो आपकी आज की डेट में कैपेबिलिटी है आप उस हिसाब से लो, सो दैट योर फंक्शनिंग ऑफ योर लाइफ इज़ नॉट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे उसको स्विच करके बड़े में लो, और बड़े में लो, और बड़े में ले लो, बट डोंट गेट इन टू अ ट्रैप कि भाई EMI इतनी हो गई कि मैं उसको सर्विस ही नहीं कर पा रहा, वो गलत है। वही तो हर चीज़ की बात है, आपने अगर कैपेबिलिटी आपकी ऑल्टो लेने की थी और आपने मर्सिडीज़ खरीद ली, तो फिर तो वो गड़बड़ हो ही जाएगी, राइट। मतलब फोमो में आके और पड़ोसी को देख के ना खरीदें, एब्सोल्युटली अपने हिसाब से करिए। कोई एज ब्रैकेट भी आप, मेरे को पता है कि ये तो पर्सनल चीज़ है काफ़ी, बट इन जनरल अगर आप किसी को गाइड करें कि यार मैं यंगस्टर हूँ, मैं आपके पास आया वाला हूँ सर, अभी मेरी जॉब शुरू हुई है, राइट, आई एम 24-25 ईयर्स ओल्ड, अगले साल शादी है और उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी करनी है, सो
व्हाट इज़ दी राइट वे कि मैं अभी करियर में सेटल भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि अभी जॉब शुरू हुई है, मुझे पता भी नहीं कि मैं आज से 2 साल बाद कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा. सो व्हाट विल यू सजेस्ट टू अ पर्सन लाइक दिस? I think again it will depend upon individual case to case. Normally इंडिया में देखा गया है कि you are not able to buy a property without some help from your parents. राइट. वो हेल्प अगर मिल जाती है आपको तो कम से कम एक डाउन पेमेंट का इंतजाम हो जाता है, EMIs आप भरते रहो चाहे उसके बाद, राइट. एंड मोस्टली डबल इनकम फैमिलीज हैं आजकल, तो दे आर एबल टू मैनेज दैट आफ्टर दैट. इन केसेज वेयर यू डोंट हैव दैट सपोर्ट, then maybe you can delay it for some time and you know accumulate. But normally क्या होता है ना कि इतना ये इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन वाला माहौल चल रहा है कि वो लोगों से वो एक्यूमुलेट होता नहीं है. फिर वो थोड़े से पैसे जमा होते हैं, चलो किसी फॉरेन कंट्री घूम आए, ये वाला फ़ोन खरीद लें, ये गाड़ी खरीद लें. EMI, होम EMI इज़ दैट गन टू योर हेड कि ये तो देनी है हर महीने. तो वो उस बहाने दी जाती है. यू नो योर डिसिप्लिन कम्स बिकॉज ऑफ दैट कि ये वाला पार्ट मेरे को इसके लिए सेग्रीगेट करना ही है, अब बाकी जो बचा है उसमें मेरे को मैनेज करना है. तो दैट इज़ अ गन टू योर हेड एंड इट क्रिएट्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ. एनी स्पेसिफिक परसेंटेज विच यू थिंक EMI इस अमाउंट से ऊपर ना जाए, अगर सैलरी वाइज में बात करूँ? ऑल्दो अगेन आई हेट थंब रूल्स, बट फिर भी एक होता है ना कि पीस ऑफ माइंड यहाँ पे रहेगी. आपने किसी को मिस्टेक करते हुए देखा हो कि बहुत बड़ी EMI बनवा ली और बाद में दिक्कत. भाई मैंने जो मेरे से परिचित हुए हैं लोग, कई लोगों ने ऐसा किया है कि भाई 2 डबल इनकम फैमिली है हस्बैंड वाइफ की, एक 1 सैलरी इज गोइंग टुवर्ड्स द EMI. ओके. सो दैट इज सम वे पीपल हैव मैनेज दिस. अच्छा, वन एक स्पाउस की, हाँ, एक स्पाउस की पूरी सैलरी EMI की तरफ जा रही है, बाकी से हम अपनी बाकी लाइफ चल रही है. सो अगेन पर्सन टू फैमिली डिपेंड करने वाला है. सर कुछ इन्वेस्टर माइंडसेट और एजुकेशन को लेके भी क्वेश्चन है. टीम ने काफ़ी मेहनत करी और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये इन्वेस्टर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं. हम भी सर दिन रात स्टूडेंट से डील करते हैं और ऐसे लोगों से डील करते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कितना भी पढ़ा लो, कितना भी कर लो, स्टिल लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पैसा लूज़ कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि आपके इतने एक्सपीरियंस में 95 से लेके अभी तक आप इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में आप इन्वॉल्व रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर 1 मिस्टेक, प्राइमरी रीज़न कि इन्वेस्टर्स जो है पैसा लूज़ करते हैं मार्केट में? नंबर 1 मिस्टेक तो ग्रीड और फियर ही होती है. मतलब फोमो में आना और बाय करना या सेल करना. बेसिकली नॉट हैविंग एनी प्लान इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. कि मैं एक स्टॉक है, अब मैं ये नहीं कहता मोमेंटम वैल्यू जो भी आप कर रहे हो, you should know why you are doing that decision, why you are buying that stock. And YouTube से सुन के बाय नहीं करना है. हाँ, मतलब वहाँ से आइडिया लो आप, वहाँ से आइडिया लो, उसको अपने डेवलप करो कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ ये स्टॉक और क्या होगा तब मैं बेचूंगा. ये क्लैरिटी आपको खरीदते समय होनी चाहिए. किसी ने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये पे, अब वो 80 आ गया, अब आपको डर लग रहा है कि भाई मैंने 100 पे लिया था, अभी 80 आ गया, अब मैं क्या करूँ. सो इफ़ दैट क्लैरिटी वॉज देयर एट 100, वाई एम आई बाइंग एट 100, देन यू विल नॉट बी अफ्रेड एट 80. या तो आपका 80 में आपका सिस्टम बोल रहा होगा कि भाई निकल जाओ, इफ़ इट्स अ प्राइस बेस्ड सिस्टम और समथिंग लाइक दैट, या आपने कुछ वैल्यू देखी है तो वैल्यू तो फिर नहीं गई ना कहीं, देन फिर आप वेट करो. तो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी, वाई एम आई बाइंग, वाई एम आई सेलिंग. तो वो जैसे वो 4 में हमारे प्रिंसिपल चलते हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल. तो ये चारों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग. नॉट, बहुत लोग क्या करते हैं, सुन लिया कोई स्टॉक कहीं पे, खरीद लिया, अब उसकी रिसर्च शुरू करी कि अच्छा इसमें तो ये भी अच्छा है, इसमें तो ये भी अच्छा है, टू कन्विंस देमसेल्व्स. बायसनेस आ जाती है, फिर बायसनेस आ गई. इसमें सर एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है बीच में, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, कि सर आपको क्या लगता है कितने % लोग इंडिया में, आपके में जो आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे और डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से आप मिले होंगे, हैं जो सक्सेसफुली ये काम कर पाएंगे कि वो प्रोसेस से स्टॉक खरीदें, रिसर्च करके स्टॉक खरीदें, उसे बाय करें, उसे साइज़ करें, राइट? साइजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और फिर वो ये भी क्लैरिटी हो, जो आपने वर्ड बनाओ, ये भी क्लैरिटी हो कि कब बेचना है. आपको क्या लगता है अगर मैं 100 लोगों का सैम्पल साइज लेता हूँ, 2 लोग ऐसे होंगे, तो बाकी 98 क्या करना चाहिए? 98 should put their money in some fund, small case, follow some manager. Because see, it's a full-time occupation to, I mean, this is the only sort of activity which people think they can do themselves very easily. Right. आप घर बनाते हो, अपने आप से तो आर्किटेक्ट नहीं बनते आप, बिल्कुल नहीं बनते, कोई प्लम्बर नहीं बन जाते आप, इलेक्ट्रिशियन नहीं बन जाते आप, नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बन जाते आप. इसमें पता नहीं लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम खुद ही कर लेंगे. और जो कर लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है. मतलब इफ़ यू हैव दैट स्किल देन रियली एक्सीलेंट. बट
लाइफ इज़ सो टफ इन करियर्स टुडे कि आप अपने करियर को देखोगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे, मतलब कहाँ किस साइड पे ग्रो करना है आपको, ये आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वही टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो आप अपने करियर में लगाओगे, यू विल मेक मच मोर मनी, एंड देन यू कैन हायर ए मैनेजर फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स हु हैज़ मोर स्किल इन दैट फील्ड। तो ये 1% बचाने के चक्कर में ना लोग अपना नुकसान करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं इसी पे आने वाला था, वो 1% बचाने के चक्कर में आई थिंक ये नुकसान हो जाता है। मैंने बीच में ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ लिया क्योंकि ना हर कोई सोचता है कि वो मार्केट को बीट कर सकता है, हर कोई सोचता है कि वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, वो जिस स्टॉक पे हाथ रखेगा वो भागेगा। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा फिगर दिया, आपके पूरा जो एक्सपीरियंस है कि 2 लोग होंगे जो सक्सेसफुली इस काम को, मतलब थंब रूल मेरा ऐसा रहा कि मेरे 10,000 ब्रोकिंग क्लाइंट्स थे, उसमें से हार्डली प्रोसेस ड्रिवन तो ऐसे 200 लोग रहे होंगे। राइट। और वही बाकी तो रोज़ सुबह शाम कोई इंट्राडे, कोई टीवी देखकर बाय कर लिया, सेल कर लिया। उनका क्या होता है ना कि इंडिया की मार्केट एक ग्रोथ मार्केट है, आप कुछ नहीं भी दिमाग लगाओगे तो भी आपके 5-10% तो बन ही जाएंगे हर साल। राइट। वही अपने आपको किंग भी समझने लग जाता है ना। तो यू हैव टू सी कि आपने जितना टाइम लगाया और जो मार्केट की नेचुरल ग्रोथ थी, सपोज निफ्टी की ग्रोथ ले लो आप, पिछले 30 साल से एवरेज 11-12%, राइट, तो आपके टाइम की क्या वैल्यू हुई अगर आपने भी 12% ही निकाला तो। एग्जैक्टली। उससे तो इंडेक्स फंड ही ले लेते फिर तो उससे अच्छा। और स्ट्रेस नहीं लेना था, आपने स्ट्रेस लेना नहीं था और अपने टाइम को अपने करियर में लगाते, यू कुड हैव गॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो आई थिंक दैट क्लैरिटी शुड बी देयर कि am I adding value to this or am I just addicted to watching the screen? Right. Am I getting ROI on my time invested? Exactly. ओके, इंडेक्स फंड का ही अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अभी जैसे हमने फोमो की बात करी, हमने ग्रीड की बात करी, फियर की बात करी, आपने बोला कि नंबर 1 रीज़न आपने बताया कैसे बच सकते हैं इससे, फोमो और ग्रीड से और फियर से, इससे कैसे बच सकते हैं मार्केट में, क्योंकि सर बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से कभी ना कभी मुझे भी होता है, आपको भी होता रहा होगा, आप धीरे धीरे कम हो गया होगा समय के साथ, मेरा भी समय के साथ कम हो रहा है। बट आपकी नज़रों में ऐसा क्या किया जा सकता है कि एक आम बंदा इन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाए, इनसे बच पाए थोड़ा सा? देखिए, एक तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए अपने कंपेट्रिएट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ कि भाई उसने इतने पैसे कमा लिए स्टॉक में से या मार्केट में से या इस लैंड में से। वो कंपैरिजन ड्राइव्स दैट फोमो कि मैं भी वहीं था, ये भी वहीं था, ये अब यहाँ पहुँच गया है, तो मैं भी यही कर लेता हूँ। दैट फोमो basically is the root cause. And beyond that, once you have clarity on how you are going to run this game, suppose आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को प्रोफेशनल मैनेजर को देना है, तो then don't do backseat driving. Give that money and allow that person to run your money. वो ठीक है, वो अगर आप नहीं पसंद आया आप चेंज कर लोगे 2-4 साल बाद, जो कुछ भी है, बट it will take you away from the decision. तो आपको है ना, you have to disassociate yourself with the transaction. Detachment करनी है कि you are like a, you know, you are watching it from a 360 degree angle और आप दूर से देख रहे हो, आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो उसके अंदर। Then you are able to see more clarity कि ये हो क्या रहा है सारे में। जब आप खुद घुस जाओगे उसमें तो आपको तो फिर कंपनी भी पसंद आएगी, उसका रिजल्ट भी पसंद आएगा, उसका प्रोडक्ट भी पसंद आएगा, फिर आप बेच नहीं पाओगे। You know, your emotions will get trapped in that. Exactly. मेरे को एक स्टॉक का याद आ रहा है, मतलब मैं तो ले सकता हूँ स्टॉक का नाम, आपके ऊपर बहुत सारे कंप्लाइंसेस होंगे, यस बैंक। तो जब वो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और इमोशनली इन्वेस्टेड थे वो लोग। Exactly. मैं अपने रिलेटिव्स को जानता हूँ, मैं उनको समझाता रह गया कि भाई अब तो और नीचे आ गया, अब तो नहीं मैं रखूँगा, मेरे तो ये पहला स्टॉक है, या मैंने तो बहुत सोच समझ के खरीदा है, इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट दिस बैंक, नेक्स्ट दैट बैंक। तो वो इमोशंस वाली बात आपने जो बोली वो बहुत सही, और सब मुझे सबसे सही आंसर आपको लगा जो आपने बताया, जो आपने ज्ञान की वर्षा करी, कंपैरिजन इज द मेन रीजन ऑफ द इमोशनल बायस। एग्जैक्टली आई थिंक वो बहुत वो जो 2% लोग कमा रहे हैं ना, वो उन 98 की वजह से कमा रहे हैं, because those 98 people are going to do the mistake that you just mentioned, so that those 2 people will win. Right, exactly. सर, यंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? वैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताएं, बट टुवर्ड्स द एंड यंग इन्वेस्टर के लिए आपको लगता है क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है यंग इन्वेस्टर्स को फियरफुल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अब इफ दे आर जॉइनिंग द वर्क फोर्स, पहली सैलरी आ रही है, 23, 24, 25 साल की उम्र है, अगले 5-7 साल तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। मतलब आप जो करना चाहो, जो ट्राई करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, कुछ भी आप करना चाहते हो, बेझिझक होकर करो आप, लेकिन प्रॉपर तरीके से करो। मतलब ट्राई टू कम टू ए प्रोसेस, बट फियर नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने 5 साल में पैसे नहीं कमाए,
या इसने इतने कमा लिए तो मेरे 30 तक मेरे, जैसे होता है ना कि अंडर बाय द एज ऑफ 30 हाउ मच, ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ ट्विटर वगैरह पे कि बाय द एज ऑफ 30 हाउ मच मनी शुड हैव, व्हाई शुड देयर बी अ बेंचमार्क लाइक दैट? यू नो, वॉरेन बफेट मेड 99% ऑफ हिज इनकम आफ्टर ऑफ हिज मनी आफ्टर 55. राइट. तो मुझे लगता है आई एम 55, मे बी 99% इज ahead ऑफ मी, व्हाई शुड आई बॉदर? एग्जैक्टली. तो ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए. बेसिकली आप खुल के जियो, खुल के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप रिसर्च करो, प्रोसेस को समझो. आप ये समझो कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है. किसी के लिए कोई बेस्ट होता है, किसी के लिए कुछ और बेस्ट है, किसी के लिए रिसर्च करके वैल्यू ढूंढना बहुत मतलब उनको इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है. Right. किसी को प्राइस मोमेंटम में इंटरेस्ट हो, वो उसमें अच्छा लगे उन्हें. तो यू हैव टू सी वेयर द मार्केट इज़ फिटिंग यू लाइक ए ग्लव. और वो जब आप चीज़ें ट्राई करोगे तब आपको पता रहेगा. आई थिंक मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ. जैसे मुझे म्यूचुअल फंड्स में वो बोल रहे हैं ना कि मार्केट जो ग्लव वाली फिटिंग थी म्यूचुअल फंड्स में आई मुझे. हाँ, ठीक है. मुझे लगता है मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन में ऑक्यूपाइड हूँ, मैं उसमें ध्यान देता हूँ और सिंपली 2-3 म्यूचुअल फंड चूज करके मैं उसमें इन्वेस्ट कर पाता हूँ. कुछ क्वेश्चंस आपसे थोड़े इन्वेस्टिंग से हट के, हेल्थ के बारे में सर आप क्या सोचते हैं? आजकल हेल्थ एक बहुत बड़ा जो है वो इशू बनता जा रहा है. अभी हम भी डिस्कस कर रहे थे हेल्थ को लेके. तो व्हाट आर योर थॉट्स? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी हेल्थ को इस एज में आके? क्या स्पेशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं कहता हेल्थ तो बहुत ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, और हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ. आई थिंक मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया कि मे बी एट द एज ऑफ 45 और सो दैट आई हैवंट रियली बीन फोकसिंग ऑन हेल्थ. मेरी हेल्थ ख़राब नहीं थी ऐसी कोई, लेकिन आई थिंक पोस्ट दैट देन आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट. और अब मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन है. आई मीन आई प्ले टेनिस, आई गो टू द जिम. My sports tracker tells me that I am 5 years younger than my biological age, so that gives me a lot of thrill. But I think health पे focus, especially when you are getting into your late 30s, 40s, should be there. Because बहुत सारे लोग मतलब हेल्थ की वजह से अपना ये सारी जो अक्यूमुलेशन आप कर रहे हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो फिर किसके ही काम आएगी. राइट. तो आई थिंक वो बैलेंस, बल्कि अब तो बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं अर्ली एज से. हमारे टाइम पे तो इतना ना तो हेल्थ कॉन्शियसनेस थी, ना इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी सोशल मीडिया पे, इस पे. तो अब तो आई थिंक एट ए वेरी यंग एज पीपल आर वेरी वेरी कॉन्शियस, एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट. सो कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस. फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है सर? फेवरेट बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, बट ही इज़ माई फेवरेट. ओके. लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? आई डोंट रिकॉल एक्चुअली. तो आजकल वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं? मैंने आई थिंक लास्ट 3-4 महीने में कुछ नहीं देखा है. ओके. हाँ. ऐसा मतलब ड्यू टू द वर्क थिंग? और वर्क नहीं, मतलब somehow I've been more involved in sports. ओके. तो कुछ वो जो टाइम टीवी वाला टाइम था वो मैंने स्पोर्ट्स को देना शुरू कर दिया. राइट. सर स्पोर्ट्स आपने बताया अभी, इसके अलावा कोई हॉबी ऐसी जो हम ना जानते हो पब्लिकली लेकिन आप उसको परस्यू कर रहे हो या आप लाइक करते हो उसको? हॉबी में मतलब आई लाइक टू बेसिकली गो फॉर दीज ट्रैक्स एंड ऑल. ओके. तो हमारा एक ग्रुप है, तो हम एनुअली तो ट्रैक पे जाते ही हैं. ओके. और हम छोटी छोटी हाइक्स करते रहते हैं इधर उधर. ओके. तो वो एक शौक है थोड़ा सा लास्ट नेचर में जाने. कौन सी हाइक करी सर? अभी हम उत्तरांचल में एक गुट्टू जगह है, वहाँ से एक 11,000 फुट की हाइट पे पनवली कंता जगह है, वहाँ गए थे. अभी अबाउट 20 बैचमेट्स. तो ये अपना आईआईटी वाला ग्रुप है हमारा. तो उसमें काफ़ी लोग एंथुजियास्टिक होकर अब आए हैं, यूएस से, सिंगापुर से लोग आते हैं. एंड वी गो देयर, सो वी हैव अ वेरी नाइस ग्रुप गोइंग देयर. आई थिंक ये भी एक्सपीरियंसेस हैं, और जैसे पैसा कंपाउंड करता है एक्सपीरियंसेस भी कंपाउंड. हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है. इस बार हमने नाइट ट्रैकिंग करी, सो वी वर ट्रैकिंग इन दी हिल्स एट नाइट विद हेड टॉर्चेस. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. ग्रेट सर. कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं जो आपको लगता हो कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज़ द समरी ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड इन दीज मच ईयर्स? मुझे को ऐसा लगता है मार्केट से घबराना नहीं चाहिए. आई थिंक बहुत लोग घबराते हैं मार्केट से घबराना नहीं चाहिए. अपने प्रोसेसेस को रिफाइन और डिफाइन करते रहिए until you reach a point where you will say अब कुछ भी हो जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. I mean my process will take care of it, whether it is within equity, whether it is asset allocation. You should not be afraid कि भाई अच्छा रात को ये न्यूज़ आ गई तो अब क्या होगा. Your sleep score is your biggest benchmark. मेरा स्लीप स्कोर 85-90 के आसपास चलता है, तो मेरे को वो बेंचमार्क ठीक रहता है कि भाई
आई एम डूइंग ऑल राइट ऑन दैट फ्रंट. राइट, क्या बात है सर. थैंक यू सो मच आलोक सर, मतलब बहुत मज़ा आया और काफ़ी क्लैरिटी मिली. एंड मुझे लगता है थोड़ा गोल्ड में और इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे. थैंक यू सो मच नीरज. थैंक यू जी. ऑलवेज अ प्लेजर. जी.